बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां वेलनेस सेंटर संचालक संतोष कुमार को धमकी मिली है। नामकुम थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगी गई, 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पीएलएफआई के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई है। नामकुम थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। चाईबासा के गुआ सिल खदान में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन खत्म हो गया है। गुआ सिल खदान में स्थानीय युवाओं की बहाली को लेकर क्षेत्र के मानकी, मुंडा और ग्रामीणों का 3 दिनों से अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन जारी था। कंपनी प्रबंधन, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीण प्रतिनिधियों के बीच लगभग 6 घंटे त्रिपक्षीय वार्ता चली। इसके बाद कंपनी ने पहले चरण में 50 प्रभावित बेरोजगार ग्रामीणों को नौकरी देने की लिखित सहमति प्रदान की। क्षेत्र के मानकी, मुंडा और ग्रामीणों के इस आंदोलन को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी समर्थन दिया था और वो 3 दिनों तक ग्रामीणों के साथ आंदोलन स्थल में साथ रहे थे। बोकारो के नवाडी थाना क्षेत्र में महिला की गला रेतकर हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोपी पिंटू महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पिंटू चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो रेलवे स्टेशन से फरार होने की फिराक में था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बस स्नान कर रही थी और ये युवक द्वारा छेड़खानी करने का प्रयास किया गया, जिसमें महिला द्वारा विरोध करने पर उस पर चाकू से वार कर दिया। धनबाद के विनोद नगर में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे की टीम जेसीबी के साथ पहुंची और अवैध मकान और दुकानों को तोड़ने लगी। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि रेलवे ने बिना किसी पूर्व नोटिस और बिना मुआवजा दिए अचानक जेसीबी लेकर दुकान और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। विरोध के दौरान एक पीड़ित जेसीबी के आगे आकर लेट गया और कार्रवाई रोकने की मांग करने लगा। लोगों ने रेलवे प्रशासन से उचित मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। लगातार विरोध और बढ़ते हंगामे को देखते हुए रेलवे अधिकारियों को फिलहाल कार्रवाई रोकनी पड़ी और टीम बेरंग लौट गई। ये तो सरकार का पूरी तरह से कहना है कि या तो आप मर जाइए या तो हम आपको मार देंगे। ऐसा होता है कभी? यहाँ पे करीबन 15 से 17 घर हैं। क्या मांगते हैं? मुआवजा मिले सर, मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिले सर, मुआवजा अगर मिल जाए तो हम लोग क्यों सरकारी काम में कोई हस्तक्षेप करेंगे? दुकान है सर, रोजी रोटी इसी से कमाते खाते हैं और पारिवारिक आदमी है, कहाँ जाए अभी? न हम लोग को कोर्ट से नोटिस मिला है, न तो पैसा मिला है, न कुछ भी मिला है। एक बेग क्या कहते हैं, घंटे के अंदर चल हटा हम लोग मुर्गा मुर्गी है क्या? लोहनगरी जमशेदपुर में रिश्तों के कत्ल की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं पति पत्नी का हत्यारा बना है तो कहीं बेटी ही अपने माता पिता की जान ले रही है। आखिर क्यों परिवार के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। रिश्ते जो कभी भरोसे और प्यार की पहचान माने जाती थी, अब वही रिश्ते खौफ और खून से जुड़ते जा रहे हैं। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ सालों में परिवार के भीतर हत्या की कई सनसनीखेज वारदातें सामने आई हैं। ताजा मामला सिद्धकोड़ा एग्रीको का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी, शादीशुदा गर्भवती बेटी और जवान बेटे की हत्या कर दी। इस घटना ने एक बार फिर कई सवालों को खड़ा कर दिया। क्या आर्थिक तनाव, क्या पारिवारिक कलह या फिर बढ़ता मानसिक दबाव लोगों को इतने हिंसक बना रहा है कि वे अपने ही परिवार को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं? मनोचिकित्सकों की माने तो लगातार बढ़ता डिप्रेशन और संवाद की कमी ऐसी घटनाओं की बड़ी वजह बन रही है। अब ये फैमिली मेंबर्स का रोल रहता है कि कुछ अगर डिफरेंस देखे, कुछ बर्ताव देखें बिहेवियर में, ठीक है, तो उसको जल्दी से रिपोर्ट करें, उसको जल्दी हेल्प करें, बात करें इंडिविजुअल से कि क्या तकलीफ है, क्योंकि डिप्रेस इंडिविजुअल से बहुत बार बात करने से बहुत चीज हल हो सकता है। उससे बात किया जाए, उसकी प्रॉब्लम्स हमको समझा जाए, उससे बहुत बार उपाय निकल जाता है। जमशेदपुर में इससे पहले भी रिश्तों के कत्ल की कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
पुलिस भी मान रही है कि परिवार के भीतर बढ़ती हिंसा एक बड़ी चुनौती है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव या गुस्से में है तो परिवार और समाज को समय रहते उसकी मदद करनी चाहिए। कई बार अभी जैसा कि कुछ घटनाएं होती हैं, काफी दुखद होती हैं, और कई बार जो परिवार का आपस का एक सामाजिक ताना बाना होता है, पारिवारिक जो स्ट्रक्चर होता है, तो इन चीज़ों में जो एक चीज़ निकल के आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपस में सब चीज़ें शेयर करना, साझा करना। किसी भी प्रकार का अगर तनाव है तो उसके बारे में जानकारी देना। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि छोटी छोटी परेशानियों को दबाकर रखने की बजाय खुलकर बात करना बेहद जरूरी है। समय पर काउंसलिंग, परिवार का साथ और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ऐसी घटनाओं को रोक सकता है, क्योंकि रिश्तों का कत्ल सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज को तोड़ देता है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने अफीम के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इटखोरी थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए कार से 2 किलो 28 ग्राम अफीम बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सदर थाना क्षेत्र के लिपदा गांव निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध अफीम की खरीद बिक्री के लिए जा रहा है। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर गाड़ी की जांच की गई, जहां से करीब 10 लाख रुपए मूल्य की अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य तस्करों की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है। 2 किलो 28 ग्राम अफीम की बरामदगी इसमें हुई है तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विकास कुमार, पिता स्वर्गीय प्रमोद साव, साकिन लिपदा, थाना सदर, जिला चतरा का है। ये बताते हैं कि ये पेडलर हैं और ये अफीम की तस्करी यहाँ से हजारीबाग रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे, परंतु ये कल पकड़े गए और जिसका इन्होंने अपने और साथियों की भी संलिप्तता की बात कबूल की है। और इनके जो साथी हैं उनका भी पूर्व में एनडीपीएस एक्ट को लेकर ही आपराधिक इतिहास भी रहा है। बोकारो पुलिस ने चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में हुई 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने चोरी की सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार 10 मई की रात स्टेशन रोड गुरुद्वारा के सामने स्थित जितेंद्र कुमार चौधरी के घर में चोरी की घटना हुई थी। चोरों ने घर से गहने, मोबाइल फोन और करीब 8 से 10 हजार रुपए नकद की चोरी कर दी थी। इससे पहले चर्च रोड स्थित एक अन्य घर में भी चोरी की घटना हुई थी। 4 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है तथा इससे संलिप्त जो चोरी गया आभूषण को भी जो है बरामद किया गया है। राज्य में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कहा कि बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई है, साथ ही राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर भी बातें हुई। कोर कमेटी में महिला और किसानों के मुद्दे पर भी बातें हुई और इसमें 1 दिवसीय धरना का रणनीति बनाया गया। राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच पार्टी जाएगी। आंदोलन का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय किया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के राज्यव्यापी आंदोलन या फिर अभी पानी और बिजली को लेकर के जिलों में प्रदर्शन, और अभी जिस तरह से ओलावृष्टि हो, चाहे किसानों को जिस तरह से ठगा गया है, प्रखंडों में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। उसको सफल बनाने की रणनीति पर प्रशिक्षण का जो हमारा महाअभियान प्रारंभ हुआ है, अब हमारा प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिलों में जो प्रशिक्षण होना है उस पर गवेषणा किया गया है। झारखंड में एसआईआर की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने इसी के साथ एसआईआर के तीसरे फेज का भी ऐलान कर दिया है। इसके तहत तैयारी और प्रशिक्षण के लिए 20 जून से 29 जून की तारीख तय की गई है। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की गई है। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्ति के लिए समय तय है। फिर 3 अक्टूबर तक दावा और आपत्ति का निपटारा किया जाएगा और 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुस्तैद रहेंगे हर बूथ पर, जैसा हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में पीडीएफ प्रहरी करके एक पूरी
टीम का गठन किया गया था। हर बूथ पर लोग तैनात थे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी का वोट नहीं कटे। जो वोट देने के लायक हैं वो वोटर बने रहेंगे। नए नाम भले ही जुड़ जाए, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी का नाम न काटा जाए, ये हम भी सुनिश्चित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। एसआईआर की प्रक्रिया अगर गलत हो रही है तो उसको रोकने का काम करेगा, क्योंकि जिस जिन राज्यों में एसआईआर हुए हैं, जिन जिन राज्यों में वोट लंबे पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश को सफल किया है। तो हम इस राज्य में उनकी साजिश को सफल होने नहीं देंगे। अगला 1951 की जनगणना थी और 211 की जनगणना के बीच में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई, 16% घट गई और मुसलमानों की जो जनसंख्या इसी कालखंड में 9% से बढ़कर 23% हो गई, यानी 14% बढ़ गई। तो ये बिना घुसपैठ के संभव नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है एसआईआर के जरिए इन घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकाला जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।